मंच पर उपस्थित हिंदी विभाग के हमारे सहयोगी मित्र, सभा कक्ष में उपस्थित नगर सिंह महाविद्यालय के आईपीएसी के डायरेक्टर चतुर्वेदी जी, संस्कृत विभाग से राजीव कुमार जी, मनीष जी और अन्य मित्रों, अब्बास जी, इलियास जी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते जी नहीं चले गए, और छात्र छात्राओं, मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि विभागाध्यक्ष उनको अंत में ही बोलना पड़ेगा। तो अंत में बोलने के अपने खतरे होते हैं। अंत में बोलने का सबसे बड़ा खतरा होता है कि आपके पास बोलने को कुछ रह नहीं जाता। आपके सभी मित्र पहले ही सब कुछ बोल चुके होते हैं, तो आपको बोलने की एक नई संयोजना करनी होगी। इसको प्रेमचंद हिंदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो प्रेमचंद को देखने का जो तरीका हो सकता है, कभी राजेश्वर जी उनको विचारधारा से जोड़ करके देखते हैं। अब प्रेमचंद जितने बड़े साहित्यकार हैं, हम सब उनके साहित्य के माध्यम से ही उनको देखने का प्रयत्न करें। जिसको कालजयी साहित्यकार हैं। प्रेमचंद का जन्म होता है 1880 ईस्वी में। वह समय होता है जब हिंदी साहित्य में छायावाद का समय है। छायावाद अपने उत्कर्ष पर है। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में। आवाज में तो प्रेमचंद का जब जन्म होता है, प्रेमचंद जब ये जीवन में आते हैं, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अर्थात राष्ट्रीय जीवन में जिस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जन्म ले रही थी, वही उनके साहित्य में आ रहा। तो प्रेमचंद युगीन साहित्यकार थे। प्रेमचंद अपने समय के साहित्य की उपज थे। प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन में जब गौर करेंगे तो लगेगा कि उन्होंने कहीं से कोई नई अर्थ छवियां नहीं ग्रहण की है, वही समाज से उदाहरण लिया है। कहते हैं कि कोई साहित्य बाहर से कहीं नहीं आता, सब उसी समाज से उपजता है, उन्हीं से उमड़ करके आता है। इतिहास में कहा जाता है कि सब कुछ यथार्थ होते हुए भी सब कुछ असत्य है, और साहित्य के बारे में कहा जाता है कि सब कुछ कल्पना प्रस्तुत होते हुए भी सब कुछ सत्य है। दो तरह की बातें चलती हैं। हमारे दो बड़े दिव्य काव्य, रामायण और महाभारत, कहीं से कल्पना प्रस्तुत कहानियां नहीं है। भाई और भाई के बीच में अद्भुत प्रेम की कथा है। हमारा समाज बताता है उसकी प्रगति रामायण और रामचरितमानस में हुई है। दुर्योधन एक इंच भूमि युधिष्ठिर को देने के लिए तैयार नहीं है, वह भी हमारे यहाँ की कथा है, कल्पना नहीं है। इसी तरह के कहानियों को आयोजित किया है। अभी प्रोफेसर अब्बास के माध्यम से शोले बदल की कुछ अधिक की चर्चा हो गई, और एक छात्रा ने हरिशंकर परसाई के बदले युद्धे वाले प्रेमचंद की उस तस्वीर की चर्चा की। दोनों के माध्यम से मैं अपनी बात अभिसरण से आरंभ करूँ। 1908 में जब शोले बदल लिखा प्रेमचंद ने, जो जब्त किया ने, तो उससे पहले उसकी सभी कहानियों को प्रेमचंद ने उस समय सरस्वती के महान संपादक सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी को वो कहानियां मिली। महावीर प्रसाद द्विवेदी चमत्कृत कहानियों को पढ़ करके उन्होंने नोट्स लिखा हुआ, पत्र लिखा। ये कहानियां मनोरंजक हैं, ये कहानियां राष्ट्र प्रेरित हैं, राष्ट्र ये दुभावना से प्रेरित हैं, और ये महत्वपूर्ण कहानियां। ये सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रेमचंद के लिए एक तरह से एक सर्टिफिकेट। और 1908 में शोले बदल को अंग्रेज सरकार ने जब्त किया। प्रेमचंद थोड़ा ढीले सामान्य नागरिक थे, धोती कुर्ता पहनते थे, और उन्होंने दया नारायण निगम को पत्र लिखा कि अब उस पर सेडिशन एक्ट लगेगा। तब उन्होंने कहा था कि तुम हिंदी में आ जाओ। लगातार कई वर्षों से केवल उर्दू में पहला लेखक है एक तरह से, यानी कि आधुनिक साहित्य में, तो 2
उर्दू और हिंदी में समाज की सभी बारीकियों को समझने वाला पैदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुलसीदास उससे पहले हिंदी और संस्कृत की अपार संभावनाओं को लेकर के मिथिला में विद्यापति आ गए थे, बंगला और मैथिली की सभी संभावनाओं को लेकर के प्रेमचंद उसी तरह उर्दू और हिंदी के दो विषम जीवन पद्धतियों के बीच आ रहे थे। और उन्होंने जब हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा 1900 से 1908 तक के हिंदी साहित्य के इतिहास को गौर करेंगे तो जो प्रारंभिक कहानियां नजर आती हैं वह आती हैं किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी की गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की, ये प्रारंभिक कहानियां हुई। उससे पहले रानी केतकी की कहानी की, माधवराव कपड़े की मिट्टी बटोरी, ये प्रारंभिक कहानियां थे 1900 से लेकर 1907 तक। हिंदी कहानी कहीं नहीं थी उस समय। प्रेमचंद पहले व्यक्ति हैं जो हिंदी कहानी में नई प्रवीणता, नई ईमानदारी के साथ साथ एक नया शास्त्र को लेकर के आते हैं, हिंदी कहानी को गढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेमचंद ने स्वीकार किया, हमारे बीच अंग्रेजी के विद्वान बैठे हैं, प्रेमचंद अंग्रेजी भाषा पढ़ करके आए, अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी की जन्मदाता है और उसी विधा को हिंदी में लाने से मोपासा, चेखर, गोरकी, टॉल्स्टॉय इसको पढ़ करके आए। हिंदी में इसी तरह के पश्चिमी शास्त्र को प्रेमचंद लाना चाहते। क्या इसके बाद इस तरह का हमारा समाज किसी विचारधारा से प्रेमचंद उस समय परिचित नहीं या कम से कम आह्लादित नहीं। कैसा अभी कहा इस छात्रा ने हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद के पत्नी के साथ एक तस्वीर पर अपनी चिंता व्यक्त की। एक तस्वीर खिंचा है, फोटो खिंचा रहे हैं प्रेमचंद, कुर्सी पर बैठे हैं पत्नी के साथ और उस तस्वीर में प्रेमचंद ने जो जूता पहन रखा है वो जूता फटा हुआ है, उसमें से प्रेमचंद की उंगली निकली। हरिशंकर प्रसाई ने देखा, व्यंग नहीं देखा, यदि फोटो खिंचाने का परिधान ये है तो सामान्य जीवन वेशभूषा क्या होगी। लेकिन आगे लिखते हैं शंकर प्रसाई को मार्मिक है, आगे लिखना आगे लिखते हैं कि यह जो फटा जूता है यह जूता घिसा नहीं, चलने से जीवन में कंटका में चलने से जूते घिसते हैं, जूता घिसा नहीं, जूता फटा। तो जूता फटता कैसे है? तो जूता फटता है तब जब आप किसी कठोर चीज पर ठोकर मारते हैं। अर्थात प्रेमचंद ने समाज की उन परंपराओं पर ठोकर डालने का प्रयत्न किया पहली बार हिंदी साहित्य में, जिन पर ठोकर मारने से उनके जूते फटे, उनको दर्द हुआ। उसकी परिणति उन्होंने शब्द की कहानी में की। दुखी चमार है, पत्नी कहती है कि बेटी की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित के पास जाओ। दुखी चमार जब जाता है पंडित के पास तो पंडित कहते हैं कि जाओ लकड़ी चिरो, लकड़ी चीर दोगे तब तुम्हारी बेटी की शादी निकाल दूंगा। तो लकड़ी ऐसी कठोर लकड़ी है कि दिन भर दुखी चमार थक जाता है, लकड़ी की गांठ नहीं थकती है उसमें। प्रेमचंद व्यंजित करते हैं कि लकड़ी की गांठ नहीं है, समाज की परंपराओं की गांठ है जो काटे नहीं करती। और प्रेमचंद अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से समाज की किसी गांठ को काटना चाहते हैं, इसीलिए उनके लिए एक परंपरा की गांठ है जो काटे नहीं करती। और प्रेमचंद घटनाओं से लड़ते अध्ययन का विपुल साहित्य है। कई उपन्यास और कई कहानियों के माध्यम से उन्होंने अद्भुत द्विवेदी हिंदी के महान आलोचक और बड़े लेखक, बड़े उपन्यासकार उन्होंने लिखा कि उत्तर भारत की समस्त जनता के सभी आशा आकांक्षाओं, सभी जीवन के बारे में आपको परिचित होना हो तो प्रेमचंद से बड़ा परिचय आपको नहीं मिलेगा। तो प्रेमचंद समस्त जनता के दुखों के प्रतिनिधि के रूप में अपने साहित्य के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। गोदान कालेजयी उपन्यास के रूप में कहते हैं कि यदि कोई साहित्य रूप अपनी सर्वाधिक
है तो साहित्य रूप बात हो जाती है। 1936 की चर्चा की, 1936 में छायावाद जब उन्नति प्रस्तुति थी कामायनी के बाद कोई महत्वपूर्ण रचना उसके बाद आज तक कामायनी के बाद कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं है। यह रामकिशन जी का महत्वपूर्ण कविता है, उसके बाद उस तरह की रचना नहीं आई। जब अपना सर्वश्रेष्ठ कोई साहित्य रूप दे देता है तो उसी तरह प्रेमचंद के बाद, गोदान के बाद कोई महत्वपूर्ण उपन्यास उस कैलिबर, अब इसमें विवाद हो सकता है, अगर द्विवेदी के सभी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, रेणु के सभी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, मैं कह रहा हूँ कि गोदान की तुलना में कई चीजें पूरी और दुनिया के माध्यम से प्रेमचंद एक छोटी सी अभिलाषा लेकर के 5 बीघे जमीन का मालिक है पूरी, और उसकी छोटी सी अभिलाषा है गाय पालने की। एक सामान्य भारतीय किसान के घर में गाय हो सकती है और 5 बीघे जमीन का मालिक तो जमींदार होता है, वो गाय तो नहीं पाल सकता। लेकिन संपूर्ण उपन्यास में पूरी उसके लिए लड़ता रह जाता है और उसकी पत्नी एक काल्पनिक गोदान कर पाती है, उसका बिजली बेच करके गोदान उसका वही होता है। तो यह भारतीय कृष्ण की जो पीड़ा प्रेमचंद 1936 में जिसको पहचानना है, आज भी आप स्टेशन पर चले जाइए, पटना स्टेशन पर चले जाइए, प्रतिदिन भारतीय यहाँ के किसान मजदूर करने के लिए कलकत्ता और पंजाब अभी भी जा रहे हैं। 1936 का प्रेमचंद जिसको पहचानना है, 2024 में तो वही हुआ। हमारी सरकार, हमारे समाज इस व्यवस्था को रोकने के लिए बड़े लेखों की रचनाओं को हम सिर्फ रचना की दृष्टि से पढ़े, किसी विचारधारा की दृष्टि नहीं पढ़े, यही साहित्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।